नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू सेठे, साइंस जोन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पीएटी 2020 में पशुपालन। पशुपालन में एनिमल हस्बेंड्री में हमको देखना है। हम अभी इसमें देख रहे थे डिसीज़ वाला टॉपिक। डिसीज़ में हम देख रहे थे पशुओं की सामान्य बीमारियों में अलग अलग प्रकार की बीमारियों को हम डिस्क्राइब में पढ़ रहे थे। अभी हमको एक बीमारी देखना है, रानीखेत बीमारी। कौन सी बीमारी? रानीखेत बीमारी के बारे में देखना है। ये जो रानीखेत बीमारी होती है पशुओं में अगर देखा जाए तो कुक्कुट, मुर्गियों में खासकर इस बीमारी को देखा जाता है। किसमें? मुर्गियों में इस बीमारी को देखा जाता है। इस बीमारी का नाम रानीखेत बीमारी इसलिए पड़ा क्योंकि सन 1928 में रानीखेत नामक जगह में इस बीमारी की पहचान हुई थी। कब? 1928 में रानीखेत, उत्तराखंड में ये जगह है रानीखेत नामक जगह, यहाँ पर इस बीमारी की पहचान हुई थी। इस कारण से इस बीमारी को रानीखेत बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें पश्चिमी देशों में, जो हमारे इधर के पश्चिमी देश हैं, उन पश्चिमी देशों में इस बीमारी को न्यूकैसिस या न्यूकैसल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यूकैसिस या न्यूकैसल बीमारी के नाम से जाना जाता है। 2019 में 12वीं की परीक्षा में ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, ध्यान रखना इस बात को। न्यूकैसिस किस बीमारी को कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो न्यूकैसिस बीमारी के नाम से जाना जाता है इसको, या न्यूकैसल बीमारी के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम देखें कि इसको न्यूकैसिस या न्यूकैसल क्यों बोलते हैं, अभी हमने देखा था कि रानीखेत इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि रानीखेत नामक जगह पर इसका सबसे पहले इसको देखा गया था, है ना। पर न्यूकैसिस या न्यूकैसल क्यों कहते हैं? इसके लिए कहते हैं कि डोयल नामक एक व्यक्ति था जिसने 1926 में ऑस्ट्रेलिया के न्यूकैसल प्रांत में इस बीमारी का आविष्कार किया था, या फिर इस बीमारी को उन्होंने सबसे पहले देखा था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में डोयल नामक व्यक्ति ने 1926 में न्यूकैसल नामक प्रांत में इस बीमारी को देखा था। इस कारण से इस बीमारी को पश्चिमी देशों में न्यूकैसिस या न्यूकैसल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो यह एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का मतलब आप समझते हैं, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में फैलती है। आगे अगर देखें तो यह छूत वाली बीमारी है। छूत वाली बीमारी जैसे आजकल कोरोना चल रहा है वैसे छूत वाली बीमारी है ना। आगे अगर हम देखें विषाणु, यह जो बीमारी है किस कारण से होती है, इसका मतलब अगर हम देखें तो विषाणु के कारण होती है। विषाणु मतलब वायरस के कारण यह बीमारी होती है। और इसका वायरस का जो नाम है, उस वायरस का नाम है पारामैक्सो वायरस। कौन सा वायरस है? पारामैक्सो वायरस। ये जो पारामैक्सो वायरस है ये पारामैक्सो वायराइडी कुल का सदस्य है। कौन से कुल का सदस्य है? पारामैक्सो वायराइडी कुल का सदस्य। ठीक, अब ये क्या करता है? पारामैक्सो वायराइडी कुल का सदस्य होने के साथ साथ देखें तो यह मुर्गियों के रक्त में, लाल रक्त कणिकाओं में जाकर चिपक जाता है। और जब लाल रक्त कणिकाओं में जाकर यह चिपक जाता है तो उसके साथ में उनकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको स्कंदित करता है। क्या करता है? स्कंदित मतलब उनको जमाने के लिए प्रेरित करता है। आगे अगर हम देखें कि यह बीमारी फैलती किस कारण से है, कैसे फैलती है, क्या मतलब आती कहाँ से, तो अगर आप मुर्गियों को दूषित दाना, दूषित पानी, दूषित उपकरण, दूषित वैक्सीन या फिर दूषित कपड़े, इस कारण से इस वायरस की उत्पत्ति होती है मुर्गी फार्म में। किस कारण से? दूषित दाना, दूषित पानी, दूषित उपकरण, दूषित वैक्सीन या दूषित कपड़े। इतनी चीज़ अगर आप अपने फॉर्म में, मुर्गी फार्म में अगर दूषित चीज़ें उपयोग करते हो तो कौन सा वायरस आता है? पारामैक्सो वायरस। ध्यान रखना इस वायरस को कि पारामैक्सो वायरस के कारण मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है। आगे अगर हम देखें कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, इस बीमारी के कौन कौन से लक्षण हैं, आप मुर्गियों को कैसे देखेंगे कि यह बीमार है और आपको कैसे समझ में आएगा कि उनको कौन सी बीमारी है? रानीखेत बीमारी। तो सबसे पहले हम देखें लक्षण में तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। क्या होता है? श्वास लेने में कठिनाई होती है। इसके अलावा दस्त होते हैं। दस्त भी अगर देखें तो कैसे दस्त होते हैं? हरे पानी के जैसे दस्त होते हैं, या पीले दस्त होते हैं, या चूने की तरह अगर देखें तो बदबूदार दस्त होते हैं। कैसे? हरे पानी की तरह दस्त होते हैं, पीले दस्त होते हैं, या फिर चूने के जैसे दस्त होते हैं, वो की बदबूदार दस्त होते हैं। आगे देखें सिर, गर्दन और टांगों में लकवा मार जाता है। रानीखेत बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सिर, गर्दन व टांगों में लकवा मार जाता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो मुर्गियों को बार बार प्यास लगती है। क्या होता है बेटा? मुर्गियों को बार बार प्यास लगती है। इसके अलावा जो नासिका रंध्र होते हैं, उनके नासिका रंध्र से लसलसा पदार्थ निकलता है। नासिका रंध्र से लसलसा पदार्थ निकलता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्नेजिंग होती है। स्नेजिंग मतलब छींक। क्या आती है? छींक आती है। इसके अलावा देखें सुस्ती, जो मुर्गी होती है मुर्गी फॉर्म में सुस्त पड़ी होती है, ना खाना खाती है ना कुछ करती है, खाना पीना बंद कर देती है। इसके अलावा और देखें हम तो
मुंह को खुला रखती है, मुंह को खुला रख के आसमान की ओर देखती है। कैसे देखती है? आसमान की ओर देखती है ना। इतने लक्षण हैं किसके? रानीखेत बीमारी के। इन लक्षणों के द्वारा हमको पता चलता है कि मुर्गियों में कौन सी बीमारी हुई है? रानीखेत बीमारी। अगर हम इस बीमारी की और आगे बात करें तो इस बीमारी के बारे में हमने देखा कि इस बीमारी से 95 से लेके 100% तक मृत्यु दर होती है। मतलब 100% तक मृत्यु दर होती है इस बीमारी में। 95% से लेके 100% तक मृत्यु दर होती है। अगर हम देखें कि इस रोग के लक्षण के बारे में अगर हम संक्षेप में देखें, जिसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट में देखें, तो शॉर्ट में ऐसा है बेटा कि पाचन संस्थान को आप देख सकते हो, पाचन संस्थान इससे प्रभावित होता है। इसके अलावा श्वास संस्थान प्रभावित होता है। इसके अलावा रक्त परिवहन, मैंने आपको बताया था कि पारामेक्सो वायरस जो होता है, पारामेक्सो बायराइडी कुल का सदस्य होता है, जो कि मुर्गियों के लाल रक्त कणिकाओं में जाकर चिपक जाता है और रक्त परिवहन को प्रभावित करता है। क्या करता है? रक्त परिवहन को प्रभावित करता है। तो इन चीज़ों पर इसके लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। हमको देखना था कि रानीखेत बीमारी की जो पहचान है, अगर मुर्गियों में फाइनली रूप से आपको पता करना है कि रानीखेत बीमारी हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको देखना होगा, एक परीक्षण करना होगा। वह परीक्षण होगा कि आपके जो फॉर्म में बीमार मुर्गियां हैं, उन बीमार मुर्गियों में से किसी एक बीमार मुर्गी को आपको उठाना है। उस बीमार मुर्गी को उठा के आपको उसका क्या करना है? पोस्टमार्टम करेंगे आप उस मुर्गी का, और उसमें से आप यकृत और तिल्ली, उसकी यकृत और तिल्ली को आप निकालेंगे। उसकी यकृत और तिल्ली को निकालने के बाद आप उस यकृत और तिल्ली को नमक के घोल में और ग्लिसरॉल के घोल में, नमक और ग्लिसरॉल के घोल में मिलाकर उसको परीक्षण के लिए कहाँ भेजेंगे? प्रयोगशाला। कहाँ पर भेजेंगे? प्रयोगशाला। इस यकृत और तिल्ली को आपने कहाँ पहुँचाया? प्रयोगशाला। उसके बाद वहाँ पर एलिसा परीक्षण होगा या फिर पीसीआर परीक्षण होगा। एलिसा या फिर पीसीआर परीक्षण होगा। इन दोनों में से कोई भी एक परीक्षण करके प्रयोगशाला में जो स्पेशलिस्ट होगा वो आपको बताएगा कि इस मुर्गी को रानीखेत बीमारी थी या फिर नहीं थी। आगे हम देखें कि उपचार। तो रानीखेत बीमारी के उपचार में हमको देखना है कि रानीखेत बीमारी के कौन कौन से उपचार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रानीखेत बीमारी जो है, इसका कोई भी उपचार अभी तक फुल्ली, मतलब इसका फाइनली ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है बचाव ही उपचार है। इसका क्या है? बचाव ही उपचार है। मगर हम देखें कि रानीखेत बीमारी ज़्यादातर कौन सी मुर्गियों में परेशान करती है, कौन सी मुर्गियों को ज़्यादातर होती है। तो इस बीमारी के बारे में देखें तो यह बीमारी पहले से 3 सप्ताह की उम्र तक के चूज़ों को या फिर मुर्गियों को लगती है। किससे? प्रथम सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह की आयु वाले चूज़ों को यह ज़्यादा परेशान करती है। आगे अगर हम देखें कि यह बीमारी के लिए आपको बचाना है अगर इनको, तो क्या करना होगा? यह बीमारी से आपको मुर्गियों को बचाने के लिए क्या करना होगा कि जो 1 से 3 दिन के जो चूजे होंगे, 1 से 3 दिन के जो चूजे होंगे, उनको आपको एफ स्ट्रेन नाम की एक वैक्सीन आती है, एक टीका आता है। किस नाम से? एफ स्ट्रेन नाम से। उस टीके को आपको इसको लगाना है। 1 से 3 दिन के चूजों के लिए है। आगे अगर हम देखें कि इसके मतलब बचाव के लिए हमको और कौन कौन से उपचार करने चाहिए, तो फिनाइल का उपयोग करना चाहिए। मतलब आपको फॉर्म को, जो आपका मुर्गी फॉर्म है, उसको आपको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। इनक्यूबेटर को साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे मुर्गी फॉर्म में जो देखभाल के लिए हम व्यक्ति रखते हैं, वो अलग अलग व्यक्ति को रखें। क्योंकि होता क्या है, बीमार मुर्गियों को हमने एक साइड रख दिया, उस मुर्गी को भी देखने के लिए एक ही व्यक्ति जा रहा है और फिर अच्छी मुर्गियों को भी देखने के लिए एक ही व्यक्ति आ रहा है, तो वहाँ से यहाँ ये बीमारी छूत के द्वारा आ जाती है। तो ध्यान रखें कि इस बीमारी को रोकने के लिए अलग अलग व्यक्ति को आपको अपने फॉर्म में रखना है। आगे अगर हम देखें कि समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। मुर्गियों को समय समय पर इस बीमारी से बचाव के लिए टीके लगवाने चाहिए और यह एकमात्र उपचार है, एकमात्र सॉल्यूशन है इस बीमारी से निपटने का। आगे अगर हम देखें कि मुर्गियों को क्या करना चाहिए, हमको विटामिन युक्त आहार देना चाहिए। बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विटामिन युक्त आहार देना चाहिए। इसके अलावा 2 मुर्गी फार्म के बीच में आपको 100 से 150 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 2 मुर्गी फार्म के बीच में क्या करना चाहिए? 100 से 150 मीटर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा रानीखेत बीमारी। रानीखेत बीमारी शायद आपको समझ में आया होगा। आगे की जो बीमारी है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।